कृषि शिक्षा नगरी उदयपुर के रॉयल संस्थान में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता चल गया होगा, जेईटी 2023 के एप्लीकेशन फॉर्म बनना शुरू हो चुके हैं। कई बच्चे अलग अलग मैसेज कर रहे हैं कि सर एक बच्चे का फॉर्म भर के आप हमें कंप्लीट बताओ, ताकि हमारे से किसी भी तरह की कोई गलती नहीं हो और हम अच्छे से हमारा फॉर्म भर सकें। आप सभी की इन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए आपको कुछ हेल्प हो सके, इसलिए आज के इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा कि कैसे आपको जेईटी का फॉर्म भरना है और किन विशेष बातों का ध्यान रखना है। उससे पहले मैं हमारे संस्थान के लिए आपको बताना चाहूँगा, जेईटी 2022 के अंदर किशन भाकर 415 नंबर के साथ पूरे राजस्थान में सामान्य वर्ग में फर्स्ट रैंक लेके आया। इसके अलावा टॉप 10 के अंदर 4 बच्चे सामान्य वर्ग में रहे। टॉप 10 के अंदर अलग अलग वर्ग के अंदर 30 से ऊपर बच्चे रॉयल इंस्टीट्यूट के रहे। राजस्थान की, जो कि राजस्थान की सबसे बेस्ट कॉलेज आरसी उदयपुर महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी के अंदर आती है, इसमें अकेले रॉयल संस्थान के अराउंड 50 बच्चे सेलेक्ट हुए। इसके अलावा राजस्थान की जितने भी यूनिवर्सिटीज है, टॉप यूनिवर्सिटीज, उनमें लगातार काफ़ी पिछले सालों से रॉयल संस्थान टॉप रिजल्ट के साथ में मैक्सिमम सिलेक्शन देता रहा है। मैं केवल जेईटी की बात नहीं करूंगा, आईसीआर के अंदर भी इस साल पूरे देश के अंदर सोनिका जाट, जो कि सिक्कर से है, पूरे देश के अंदर फर्स्ट रैंक रही एग्रीकल्चर वर्ग में। इसके अलावा 400 से ऊपर बच्चे देश के अलग अलग यूनिवर्सिटीज में सेलेक्ट होके गए। उसके अंदर कई बच्चे ऐसे हैं जो 12वीं फाउंडेशन बैच में रॉयल में थे और 12वीं के साथ में सेलेक्ट होके गए। मैं बताना चाहूँगा आपको कि जो बच्चे 11th से 12th में आ रहे हैं या फिर 10th से 11th में आना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए भी रॉयल इंस्टीट्यूट 11-12 फाउंडेशन बैच चलाता है। बहुत बेहतरीन रिजल्ट हमारे 12th के साथ वाले बच्चों का भी रहता है। इसलिए मेरा आपसे विशेष निवेदन है कि आप इस फॉर्म को तो आपको भरना ही है और मैं पूरी जानकारी दूंगा, लेकिन यदि आपके आसपास में ऐसा कोई बच्चा है जो 11th से 12th में आ रहा है, तो पहला बैच हमारा 12th क्लास का 20 मार्च को शुरू हो रहा है। हमारे यहाँ हर सब्जेक्ट की 4-4 फैकल्टी है। पढ़ाने के बाद में हम आपको डीपीपी एक्सरसाइज सीट अवेलेबल कराते हैं। इसके बाद में डाउट सेशन होता है, कंटिन्यू आपके टेस्ट होते हैं। एक संडे को सब्जेक्टिव, एक संडे को ऑब्जेक्टिव। यदि आप ड्रॉपर बैच में हो या क्रैश कोर्स में हो तो फिर केवल आपके सब्जेक्टिव टेस्ट की बजाय ऑब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं। इतना कुछ होने के बावजूद संस्थान ये मान के चलता है कि केवल कोचिंग से ही बच्चे का रिजल्ट नहीं आता, कोचिंग के अलावा जो टाइम है वो भी बच्चे का कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कोचिंग में पढ़ाने के बाद में बच्चा अगर घर जाके पढ़ता है तो ही वास्तव में कंठस्थ होता है, उसको समझ में आता है और चीज़ें लंबी टाइम तक याद रहती है। तो हमारे यहाँ कोचिंग के बाहर का इन्वायरमेंट भी बहुत अच्छा है। संस्थान के खुद के बहुत बेहतरीन हॉस्टल है, जहाँ आपको हर रूम में अटैच लेट बाथ, अलमारी, पंखा, टेबल, चेयर, कुर्सी, सीसीटीवी कैमरा, हॉस्टल वार्डन, लाइब्रेरी, हर तरह की फैसिलिटी मिलती है। बेहतरीन खाना मिलता है। 2011 से कोचिंग शुरू होने के बाद में मैं और हमारे संस्थान का पूरा स्टाफ खाना वहीं जहाँ बच्चे खाते हैं वहीं खाते हैं। कहने का मतलब पढ़ाई के साथ में घर जैसा बच्चे को माहौल देते हैं। तो आप सभी से मेरी विशेष रिक्वेस्ट है कि आप लोग 12वीं करके या क्रैश कोर्स में आइए या फिर आप ड्रॉपर बैच में आइए, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि सरकारी स्कूल में पढ़ने के बाद भी यदि आप चाहो और क्रैश कोर्स आने वाले जो आपका 12th के बाद में जो हम चालू करेंगे, अगर उसको ज्वाइन करते हो और डेडिकेशन के साथ में आते हो और समय पर आते हो तो 1 साल बचा सकते हो, 12वीं के साथ में भी सिलेक्शन ले सकते हो। अब अपन जेईटी का फॉर्म भर के देखेंगे। सबसे पहले जेट एप्लीकेशन फॉर्म पे जाएंगे। जैसे अपन यहाँ क्लिक करेंगे तो जनरल इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, कंटिन्यू अपन आगे बढ़ेंगे। अब देखो, इन्होंने एक बार वापस अपने को कहा है कि जो फॉर्म आप भरने जा रहे हो इसके अंदर आप ये डिग्रीज है जिनमें एडमिशन ले सकते हो। सबसे देखो, बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, इसके अलावा फूड न्यूट्रिशन, इसके अलावा आपकी फिशरीज, डेयरी टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, इन ब्रांचेज में आप जो है एडमिशन ले सकते हो। अब देखो, हम फॉर्म भरने जा रहे हैं तो आप फीस भी पता होनी चाहिए। तो जो बच्चा जनरल, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का है उसके जो है 1400 रुपये फॉर्म फीस है। एससी, एसटी, पीएच जो कैंडिडेट है उनके 1150 रुपये है। ठीक है, आगे कुछ इंस्ट्रक्शन और दिए हुए हैं, अपन क्लिक करके फॉर्म की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो आगे, अब यहाँ से अपना
मेन फॉर्म चालू होता है। पहला क्वेश्चन है, आर यू डोमिसाइल टू राजस्थान स्टेट, क्या आप राजस्थान से हैं? अब पहले तो सवालिया निशान ये खड़ा होता है कि ये क्यों पूछा गया है। ये इसलिए पूछा गया है कि जेईटी का जो एग्ज़ाम है वो राजस्थान के बच्चे भी दे सकते हैं और राजस्थान के बाहर के भी दे सकते हैं। यदि बच्चा राजस्थान का है तो वो गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकता है। जितने भी प्राइवेट कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ है उनमें 50% सीट के ऊपर आउट ऑफ राजस्थान के बच्चे आ सकते हैं। इसका मतलब राजस्थान वाले बच्चे गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों पे जा सकते हैं। इसके बाद में अगर मैं बात करूं कि यदि कोई बच्चा राजस्थान से बाहर का है, मान लो एमपी यूपी से है और वो राजस्थान की गवर्नमेंट को इसमें गवर्नमेंट सीट पे आना चाहता है, तो उसको 3 साल लगातार राजस्थान की पढ़ाई की हुई होनी चाहिए, राजस्थान के अंदर 10th 11th और 12th कंटिन्यू, तो वो बच्चा राजस्थान की गवर्नमेंट सीट पे भी अवेलेबल है। क्लियर है? तो क्योंकि मैं जिस कैंडिडेट का फॉर्म भर रहा हूँ वो राजस्थान से है तो मैं यहाँ से यस कर दूंगा। अब देखो डोमिसाइल क्राइटेरिया, इसके अंदर क्या है कि वही है कि आप कहाँ के रेजिडेंस हैं, मतलब मूल निवास से रिलेटेड ही है। ये मूल निवास मानदंड जो है, कंडीशंस हैं, वो पेज नंबर 3 पे जो जेईटी की बुलेटिन है, गाइडलाइन है जो जेईटी की, जो कि मैंने आपको पहले बताया, उसमें पेज नंबर 3 पे कंडीशंस दी हुई है। ठीक है, और वहाँ पे दिया हुआ है पेज नंबर 3 पे 2.3 करके, 2.3 क्राइटेरिया फर्स्ट, क्राइटेरिया सेकंड, ऐसे करके आपके टोटल ये इतनी कंडीशंस दी हुई है। अब जो बच्चा राजस्थान का है उसके लिए क्राइटेरिया फर्स्ट है, और जो बच्चा राजस्थान का नहीं है लेकिन राजस्थान में कंटिन्यू 3 साल पढ़ा है 10th 11th 12th, उसके लिए क्राइटेरिया सेकंड है। इसके अलावा कुछ अलग अलग कंडीशंस में कुछ और भी क्राइटेरिया है, लेकिन ज़्यादातर बच्चे इन दो में आ जाएंगे। इन दो के अलावा कोई कैंडिडेट है तो वो वहाँ से जाके पढ़े अच्छे से, फिर जो उस पर लागू हो रहा है वो करें, क्योंकि ये राजस्थान से ही है तो राजस्थान के लिए क्राइटेरिया फर्स्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कैटेगरी आपकी कौन सी है। अब मैं यह बता देना चाहूँगा कि यहाँ पे आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है, लेकिन कई बच्चे कास्ट सर्टिफिकेट की जगह कोई दूसरी पीडीएफ अपलोड करके फॉर्म भर के आ जाते हैं और कि बाद में मैं जो है मेरा कास्ट सर्टिफिकेट बनेगा उसको अपलोड करूँगा। ये गलती आपको नहीं करनी है और ई-मित्र वाला कहे तो भी नहीं करनी है। मैं यूँ कहना चाहता हूँ कि यदि आप ईडब्ल्यूएस में हो तो आपको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का पहले सर्टिफिकेट बनवाना है, उसके बाद में यहाँ जो है फॉर्म भरने जाना है। 27 मार्च इसकी लास्ट डेट है, लेट फीस सही 30 मार्च है। चाहे लेट फीस दे दो लेकिन आपको बिना सर्टिफिकेट के हर कुछ ही लगा के फॉर्म नहीं भरना है, बाद में दिक्कत आती है। हर यूनिवर्सिटी के अंदर, हर कॉलेज के अंदर, हर एग्जाम के अंदर कैटेगरी वाइज सीट होती है, और अगर आप यहाँ लापरवाही करोगे तो बाद में अगर मान लो आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में एडमिशन हुआ है और वहाँ आप गए और उस टाइम आप ये कहो आपका इसका जेईटी की मैं बात बता दूं, आप इसमें एडमिशन लेने जाओगे फिजिकली 3 सितंबर को, उस दिन अगर आपके पास में डॉक्यूमेंट्स नहीं है ओरिजिनल और ये कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो आपके जनरल कैटेगरी में ज़्यादा नंबर भी आए हैं, अगर आपकी फर्स्ट रैंक भी आए, ईडब्ल्यूएस से आपने फॉर्म भर दिया, ईडब्ल्यूएस आपसे नहीं बना तो आपका एडमिशन नहीं होगा, इसलिए विशेष ध्यान रखना। अब ये जो कैंडिडेट है ये ओबीसी से है, इसलिए मैं ओबीसी कर रहा हूँ। अब अगला है फिजिकल डिसेबिलिटी, यहाँ पर भी कंडीशन है। कई बच्चे क्या करते हैं, इधर उधर से जुगाड़ लगा के जिसका सर्टिफिकेट पीएच का नहीं बना हुआ कैटेगरी बेनिफिट उठाने के लिए इधर उधर से बना के लगाते हैं। जैसा कि अभी एलएसए की भर्ती में देखा होगा आपने, पशुधन सहायक में फर्जी जो है ये पीएच सर्टिफिकेट लोगों ने लगाया और उनको सरकार ने नौकरी लगने के बाद में भी हटा दिया। मैं आपको यूँ कहना चाहता हूँ कि यदि पीएच कैटेगरी में आप आते हो तो ही आपको पीएच वाला अप्लाई करना और सर्टिफिकेट बनवाना है। अब मान लो इसमें भी कंडीशन है कि आपके सर्टिफिकेट पे मोर देन 40% लिखा हुआ होना चाहिए, 40% जो है या इससे ऊपर होना चाहिए, या तो 40% या इससे ऊपर, तो ही आप एलिजिबल है। और यहाँ पे जब आप ओके करोगे तो आपके अगर लागू होता है ये, तो ये 3 कंडीशन है, इनमें से क्या है वो आपको अप्लाई करना है। क्योंकि ये कैंडिडेट है ये नॉट एप्लीकेबल है, इसलिए अपन ये करेंगे। नेक्स्ट है कैंडिडेट नेम, तो मैं यहाँ नाम भरूंगा, है ना, नाम है ज्योति भट्ट। नेक्स्ट है फादर्स नेम, ये मैंने फादर्स नेम फिल कर दिया। अब जेंडर, कई बच्चों को ये मजाक में लग सकता है कि सर जेंडर में भी कोई गलती कर सकते हैं क्या। मैंने देखे हैं कई बार पुराने बच्चे
अरे कि सर मैंने जेंडर ये भर दिया, अब क्या करूं? अब कुछ मत करो बेटा, दोबारा एक दूसरा फॉर्म भर के आओ और ओरिजिनल जेंडर जो है डाल के वो भर के आओ। इसलिए विशेष निवेदन है कि जब भी ई-मित्र पर जाओ, मैं हर वीडियो में बोलता हूं कि मोबाइल वाले काम सब छोड़कर दिमाग केवल फॉर्म में रखना है, ताकि इस तरीके की मिस्टेक नहीं हो। ये फीमेल है इसलिए मैं फीमेल कर रहा हूँ, ठीक है? नकल नहीं करनी है मेरी, सबको अपने आप को चेक करना है कि आप क्या हो, ठीक है? अब नेक्स्ट है डेट ऑफ बर्थ। तो अपन डेट ऑफ बर्थ पे आ जाते हैं। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भरने के बाद में आपको विशेष ध्यान रखना है कि ये गलत नहीं होना चाहिए। राइट का निशान ओके करो और आपको सेव करना है। जैसे आप सेव करोगे आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों को वेरीफाई कराया जाएगा, दोनों के ऊपर आपके ओटीपी आएंगे। तो मैं एक बार सर से चाहूँगा कि ईमेल आईडी का मुझे ओटीपी बताएं। इस टाइम आपके पास जब आप ये प्रोसेस करते हो तो आपके मोबाइल के ऊपर मैसेज आता है जिसमें आपके रजिस्ट्रेशन नंबर और ओटीपी आ जाता है, ठीक है? अब यहाँ ध्यान रखना है, कई बार ओटीपी जल्दी आ जाते हैं, कई बार लेट भी आते हैं। अब दोनों मैंने डाल दिया है और वेरीफाई बोथ ओटीपी कर रहा हूँ मैं। देखना इधर, दोनों ओटीपी डाल दिए हैं और वेरीफाई बोथ ओटीपी एक साथ। मैं रीसेंड कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं कोई एरर रही है। इनको कर रहा हूँ मैं एक बार, मोबाइल नंबर वाले ओटीपी उनको कर रहा हूँ। अब ये आपके यहाँ से वेरीफाई होंगे, यहाँ आपको मोबाइल का ओटीपी डालना है, उसके बाद में अपन वेरीफाई करेंगे। मैं रीसेंड कर रहा हूँ मोबाइल ओटीपी जी। ये वेरिफिकेशन बिफोर पेमेंट ये पूछ लिया गया अपने से, अपन ने ये कर दिया एक बार। और मोबाइल का दोनों का अपन ने डाल के चेक कर लिया और पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। जैसे ही आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वेरीफाई होंगे, आपके पास तुरंत ही मैसेज आ जाएगा, आपके यूज़र आईडी आ गया, आपको कितनी फ़ीस लगेगी वो आपकी डिटेल आ गई, इसके अलावा कैटेगरी नेम आ गया, डेट ऑफ बर्थ आ गई आपकी, ठीक है? आपका नाम आ गया, पिताजी का नाम आ गया, ईमेल आईडी आ गई, मोबाइल नंबर आ गए। ये पूरी डिटेल आपको इन फ्यूचर आपके ये काम में आएगी, इसलिए आपको इसको संभाल के रखना है। क्लियर है? यहाँ जो मोबाइल नंबर है, इसके अलावा रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये जो है हमने इनको जो है ब्लर कर रखा है, ताकि आपको जो है बाद में ये कैंडिडेट के साथ में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आए। बाकी आपको ये जो इन्फॉर्मेशन ये है ये संभाल के रखनी है। अब आपको यहाँ से डायरेक्ट जो है पेमेंट करना है, उसके बाद में आगे का प्रोसेस चालू होगा। तो यहाँ जाके आप पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फी, इसके ऊपर आपको अप्लाई करना है। और आपके पास में यह ऑप्शन है, आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई किसी को भी जो है अप्लाई करके और यहाँ से अपना पेमेंट कट करवा सकते हैं। अब जैसे अपन पेमेंट पे करेंगे उसके बाद में आगे का ये प्रोसेस रहेगा। कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो पहले से अपन ने फिल कर दी वो सिस्टम अपने आप ले लेगा, जैसे आपके रजिस्ट्रेशन नंबर, कितना फ़ी पेमेंट किया आपने, आप कहाँ से हो, आपका एड्रेस। अब पूछ रहे हैं होम डिस्ट्रिक्ट, आप कहाँ से हो, तो प्रॉपर है भीलवाड़ा से, तो अपन इसमें भीलवाड़ा पुट कर देंगे। कैटेगरी कौन सी है, जो कि अपन ने पहले ही अपन ने डाल दी थी ओबीसी, तो यहाँ ओबीसी आ गया आपका। अब इसका सर्टिफिकेट नंबर है वो आपको डालना है। मैं एक बार सर्टिफिकेट नंबर फिल कर रहा हूँ। ये कब का इश्यू होया हुआ है वो आपको यहाँ डालना है, ठीक है? तो यहाँ पे ये ध्यान रखना, अगर ओबीसी और जनरल का, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का बच्चा है तो आपके पास 12 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी फॉर्म भरते वक्त आप एक बार पुराना डाल सकते हो, बाद में आपको जब आप एडमिशन लेने जाओगे उस टाइम आपको जो है नया बनवा लेना है, ठीक है?
इसके बाद में ये पूछा है डिफेंस प्रायोरिटी, नॉट एप्लीकेबल, फिजिकल डिसेबिलिटी नॉट एप्लीकेबल। इसके बाद में है टीएसपी एरिया से नो। इसके बाद में आपका आ गया है एग्जामिनेशन सिटी, तो आपसे चॉइस पूछी गई आप कहाँ सेंटर लेना चाहते हो, तो आपके सेंटर कहाँ कहाँ आ रहे हैं, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर। तो यहाँ फर्स्ट प्रायोरिटी में उदयपुर अपन चूज करेंगे। फिर अपने से सेकंड पूछा है, सेकंड के अंदर अपन यहाँ से अपन ने कोटा चूज कर लिया। थर्ड नंबर पे अपने को पूछा है जयपुर चूज कर लिया, और लास्ट में अपन ने जोधपुर ले लिया। 4 चॉइस पूछी है आपसे और 5 आपको ऑप्शन दिए गए हैं, सेव करके आपको आगे बढ़ जाना है। ध्यान रखना है, हर एक इन्फॉर्मेशन को अच्छे से आपको देखना है, ठीक है। अब आपसे यहाँ पूछा है मदर्स नेम, तो आपको विशेष ध्यान रखना है, जब भी आप फॉर्म भरो तो आपको अपने 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही आपको अपना नाम डिटेल डालना है, ठीक है। तो मैं यहाँ मम्मी जी का नाम पूछा है वो डाल देता हूँ। अब यहाँ आधार नंबर, मैंने कहा था ना आपको अपना आधार कार्ड जो है अपडेट करवा लेना है, लेकिन फॉर्म भरते वक्त केवल आधार नंबर पूछ रहे हैं। और जब आप एडमिशन के लिए एग्ज़ाम देने जाओगे तो वहाँ आपसे कोई आईडी प्रूफ मंगवाएंगे, वहाँ हम आधार कार्ड लेके जाएंगे, वो अपडेट चाहिए, ठीक है। ये विशेष ध्यान रखना। और इसमें आपको विशेष तौर पे फ़ोटो का भी ध्यान रखना। कई बच्चे आधार कार्ड अपडेट कराने जाते हैं, सर मेरी तो फ़ोटो रह गई, इसलिए यहाँ पे फ़ोटो का आपको विशेष ध्यान रखना बेटा, ठीक है। अब मैं आधार नंबर डाल रहा हूँ, लास्ट के 4 डिजिट यहाँ पूछ रहे हैं। ठीक है, फिर सेव करना है और नेक्स्ट पे अपने को चले जाना है। सिंपल सा फॉर्म है, कोई टेंशन नहीं लेनी है आपको, है ना, बिल्कुल सिंपल साधारण फॉर्म है। अब पेमेंट मोड, जो भी आपने पेमेंट किया था उसकी डिटेल अपने को डालनी है, ठीक है। तो आपने किससे किया था, यूपीआई से हमने पेमेंट किया, ये यूपीआई से। ट्रांजैक्शन नंबर है, मैं सर से चाहूँगा मुझे ट्रांजैक्शन नंबर और कौन सी बैंक का था, और अकाउंट नंबर जो है आपका, और कार्ड नंबर जो भी अकाउंट नंबर वो इंटर लास्ट 4 डिजिट यहाँ मुझे डालना है। यहाँ ऊपर तो आपको डिटेल डालनी है जिससे आपने पेमेंट किया है, और नीचे आपको ध्यान रखना है, नीचे की साइड आपको, क्योंकि जैसे मान लो आपने काउंसलिंग करवाई और आपने काउंसलिंग यहाँ आपको विशेष ध्यान रखना है, यहाँ आपसे एक अकाउंट नंबर पूछा गया है रिफंड के लिए। इसका मतलब ये होता है कि जब आप काउंसलिंग कराओगे तो ऑप्शन फॉर्म रिजल्ट आते ही भरोगे तो 5,000 रुपये लिए जाएंगे आपसे। अब अगर आप चॉइस भरते वक्त जो यूनिवर्सिटी कॉलेज आप लोगे उस कॉलेज में अगर आपका एडमिशन हो गया तो ये 5,000 रुपये आपके कॉलेज की जो फीस है उसमें मैनेज हो जाएंगे, वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएंगे उस फीस में। यदि आपने मान लो कॉलेज डाली वो आपको नहीं मिली तो ये फिर 5,000 रुपये आपके रिफ़ंड होते हैं। यहाँ वो अकाउंट आपको डालना है जिसके अंदर आप रिफ़ंड चाहते हो। तो यहाँ पे आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपका पर्सनल अकाउंट हो या किसी फैमिली का जो मेंबर आपका उनका अकाउंट हो, अदरवाइज आप हर किसी का डालोगे तो बाद में आपको दिक्कतें आती हैं। पेमेंट बाद में जो है यूनिवर्सिटी, यदि आप परिवार के अलावा किसी और का अकाउंट डालते हो अकाउंट नंबर, तो कहीं ना कहीं कई बार दिक्कतें आती है। अगर आपको उनसे बचना है तो आप लोग जो है अपने फैमिली का या खुद का अकाउंट नंबर यहाँ डालें, ठीक है। और ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपको सही डालनी है, मतलब जो भी नेम वगैरह वो, ये इन्फॉर्मेशन जैसे आप फिलअप करते हो उसके जस्ट बाद में आपको सेव करके नेक्स्ट के लिए आगे बढ़ जाना है। अब आपके लिए यहाँ बच गया एड्रेस। एड्रेस आपको जो है प्रॉपर डालना है, ये एड्रेस का आपको विशेष ध्यान रखना है। देखो एजुकेशन पे अपन आ गए, सेकेंडरी के अंदर
आपको इसमें देखना है कि आप सीबीएसई बोर्ड से थे, आरबीएसई बोर्ड से थे और मार्क्स थे या सीजीपीए था। तो यहाँ पर मार्क्स करेंगे, मैक्सिमम मार्क्स कितने थे वो अपने को यहाँ पुट करना है। तो यहाँ पे मैक्सिमम है 10th क्लास के अंदर 600 और 10 मार्क्स जो हैं वो आपके आ गए 474। तो 79% हो गई। 1 टाइम पास है, पासिंग ईयर परसेंटेज आ गए आपके। अब यहाँ सेलेक्ट करना आपको पासिंग, यहाँ कट है सर, लिख लो इसका, मैंने 1 टाइम पास रेशे बोल दिए यहाँ, ठीक है। अब पासिंग ईयर कौन सी साल में, तो 2020। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स फर्स्ट टाइम, बोर्ड आरबीएसई राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। सीनियर सेकेंडरी की बात करेंगे अब अपन, कौन सा ग्रुप था, तो एबीसी, एग्रीकल्चर स्ट्रीम से हैं। मार्क्स टोटल जो नंबर है आपके वो है 500। ऑब्टेन मार्क्स जो हैं वो है 422। परसेंटेज हो गई 84.40। इसके अलावा कब किया, 2022। वन टाइम, कोड आपका वापस आरबीएसई। ये डिटेल डालने के बाद में यहाँ पूछा है अपीयरिंग 2023 स्टूडेंट प्लीज फिल 12th मैक्सिमम मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स एंड परसेंटेज 0। कहने का मतलब है यदि आप 12वीं में हो और इसी साल एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपको वहाँ मैक्सिमम मार्क्स डाल देना है, जो कि हो गया 500, और बाकी में ऑब्टेन में 0 डाल देना है, ठीक है। सेव करके अपने को आगे बढ़ जाना है। अब एजुकेशन के बाद में डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे, और डॉक्यूमेंट्स जब आप अपलोड करोगे तो आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है बेटा। सबसे पहले देखो फ़ोटो अपलोड करेंगे तो फ़ोटो का इधर फॉर्मेट दिया हुआ है कि एक तो फ़ोटो का बैकग्राउंड है जो वाइट होना चाहिए, दूसरा फ़ोटो के ऊपर डेट ऑफ फ़ोटो प्लस आपका नाम लिखा हुआ होना चाहिए। यह आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। मैं फ़ोटो अपलोड करके आपको बता देता हूँ। ये फ़ोटो मैंने अपलोड कर दिया, ठीक है। इसके बाद में सिग्नेचर। अच्छा, एक विशेष और ध्यान है, कई बच्चे फ़ोन करते हैं सर मैं फ़ोटो अपलोड कर रहा हूँ लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा, तो आपको साइज भी ध्यान रखना है, जैसे 70 KB तक ही होना चाहिए। इसके अलावा आपका सिग्नेचर है जो कि दाहिने हाथ का होना चाहिए, ये विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। और सिग्नेचर में भी मैं बताना चाहूँगा, कई बच्चे क्या करते हैं 3 एग्जाम होते हैं तो तीनों में अलग अलग साइन करते हैं, जेट में अलग कर दिया, ICR में अलग कर दिया, BHU में अलग कर दिया, इसका CUT में अलग कर दिया, JET में अलग कर दिया, और कोई एग्जाम दे रहा तो उसमें अलग कर दिया, क्योंकि इस बार ICR का तो अलग से हो नहीं रहा है। तो जैसे मान लो किसी बच्चे का नाम है कृष्ण कुमार शर्मा, तो एक जगह तो कृष्ण साइन कर दिया, एक जगह कृष्ण कुमार, और एक में कर दिया कृष्ण कुमार शर्मा। अब जिस दिन पर्टिकुलर एग्जाम है उस दिन भूल गया कि मैंने वहाँ कौन सा साइन किया, तो कई बार बच्चों की दिक्कत आती है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको कंफर्म कर लेना है कि आपको कौन से साइन करना है, आपको प्रॉपर साइन अपने अपलोड करना है। इसके बाद में है आपके सिलेक्ट थंब टाइप। मैंने कहा था आपको दाहिने हाथ का जो है थंब इम्प्रेशन आपका काम में लेना है, तो वो अब अपन यहाँ अपलोड करेंगे। इसके बाद में अब आपका अपलोड कैटेगरी सर्टिफिकेट। देखो आपसे वहाँ कैटेगरी सर्टिफिकेट पूछा था और यहाँ पे आपको अपलोड करना है, तो मैं कैटेगरी सर्टिफिकेट
अपलोड करूँगा। सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको एक फोल्डर में प्रॉपर रखना है ताकि आपको कम से कम फॉर्म भरने में टाइम लगे, अदरवाइज़ तो आप हर बार डिस्टर्ब हो जाओगे। और इनका फॉर्मेट भी प्रॉपर होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स कास्ट सर्टिफिकेट ये मैं अपलोड कर रहा हूँ। इसके बाद में है फिजिकल डिसेबिलिटी, ये अपने पे लागू नहीं है इसलिए मैं नहीं कर रहा। इसके अलावा डिफेंस है, इसके अलावा आपका पुलिस है, इसके अलावा दूसरे जो डॉक्यूमेंट्स मेरे पे लागू नहीं हो रहा था यहाँ पे इस केस में, इसलिए मैं यहाँ चूज नहीं कर पाऊँगा। अदरवाइज अगर किसी पे लागू होता है तो यहाँ अपलोड करना है। टीएसपी का भी यहाँ अप्लाई नहीं कर रहा हूँ। यदि कोई बच्चा एसटी कैटेगरी का है और टीएसपी एरिया का तो उसको अपलोड करना है, ठीक है। अब देखो आपको अपलोड कैंसल्ड चेक फर्स्ट पेज ऑफ बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ, वो जो आपका जो कैंसिल चेक है वो आपको अपलोड करना है। उसके साथ में फोटोग्राफ होना चाहिए आपका पासबुक वाला जिस पे फोटो है वो यहाँ पेज आपको अपलोड करना है, ठीक है। और अपलोड डोमिसाइल आपका सर्टिफिकेट, ठीक है, ये दोनों अपलोड करना है। तो सबसे पहले मैं पासबुक वाला पेज अपलोड करता हूँ। अब अंत में अपन मूल निवास अपलोड करेंगे। और सेव कर देंगे। अब आपकी अंडरटेकिंग है, अंडरटेकिंग को आपको क्लिक करना है और इसको सेव कर देना है, ठीक है। इसको आप सेव कर दोगे तो ये फाइनल आपका फॉर्म क्या हो गया, सेव हो गया, ये कंप्लीट हो गया आपका फॉर्म, ठीक है। ये आपको एक बार वापस पूरा चेक करने का मौका दे रहे हैं। पूरा फॉर्म चेक कर लो, उसके बाद में आप इसको फाइनल सबमिट कर दो। जैसे ही आप फाइनल सबमिट करोगे आपको प्रिंट आउट का ऑप्शन मिल जाएगा, जो आपने फॉर्म भरा है उसका जो आप प्रिंट आउट निकाल सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि फाइनल सबमिट से पहले आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेके एक एक चीज़ को चेक करो कि जो मैंने भरा है वो सही है या गलत है, कहीं कोई एरर तो नहीं है। इस तरीके से ये आपका कंप्लीट फॉर्म भरा जाएगा। फाइनल सबमिट करने से पहले एक बार विशेष तौर पे दोबारा देखें। इसके अलावा भी यदि आपके किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हमारी पूरी टीम आपकी पूरी मदद करेंगे। इसके अलावा आपके जो भी नॉन है जो जेईटी का फॉर्म भर रहे हैं, एक बार इस वीडियो को उन तक शेयर जरूर करें। इस वीडियो के अंत में जेईटी 2022 में रॉयल इंस्टीट्यूट के जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उनमें से कुछ बच्चों की डिटेल दी गई है, आप वो भी अच्छे से देखें ताकि आपको पता लगे कि यदि आपके आसपास के बच्चे पढ़ के देश की टॉप यूनिवर्सिटीज में जा सकते हैं, जेईटी में अगर बेस्ट रैंक ला सकते हैं तो आप भी ला सकते हैं। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच।